नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक न्यूली लिस्टेड कंपनी को। सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट्स पर जब हम विजिट करने का प्रयास किए, शायद वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा। शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा इंटरनेट का इशू है या कंपनी की वेबसाइट का इशू है। शायद मैं टेक्निकल नहीं हूँ, इसलिए शायद मुझे नहीं पता। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे मैं उनकी वेबसाइट्स पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास दिखता है कि इंटरनल सर्वर एरर की बात करते हैं। कंपनी का नाम है दीपक बिल्डर एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो न्यूली न्यूली अभी लिस्टेड हुआ है। और लिस्टेड की बात किया जाए तो लिस्टेड कब हुआ है? इसी 23/28/10 को लिस्टेड हुआ है। कब लिस्टेड हुआ था? 28/10 को लिस्टेड हुआ था। और लिस्टिंग के साथ ही कंपनी ने धमाकेदार तरीके से 1.5% गिर गया। एक चिंता की बात रही निवेशकों के मन में। और और मार्केट को जब करंट सिचुएशन में क्लोज होती है और करंट टाइमिंग पे रिटर्न की चर्चा किया जाए तो कहते हैं करीब 23% की स्टॉक में गिरावट दर्ज। कब से? इशू प्राइस से। ये प्राइस कब की है? इशू प्राइस। लेकिन यदि इसके अकॉर्डिंग भी देखें तो शायद कह सकते हैं कि 200 रुपये के लिस्टिंग वाली स्टॉक एक दिन के बाद 157 160 पे आ गई। बहुत बड़ी चिंता हो गई। जो मार्केट से कितनी पैसा लिया था? 260 करोड़ फंड रेज करने की बात किया था। क्या लगता है कि फंड इन्होंने फ्रेश इशू ले आया था या ऑफर फॉर सेल लाया था? यहाँ पर देखा गया कंपनी का, तो फ्रेश इशू था इसके पास 217 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल था ओनली ऑन 42 करोड़ के आसपास। चर्चा करने के पीछे कुछ वजह है और वजह यह है जो क्या इस कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग है या कुछ और। बात तो नहीं कहती कि हायर वैल्यू पे स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को बेच दो, बाद में शेयर गड्ढा में भी जाए तो क्या फर्क पड़ता भाई। चलिए इन्हीं कड़ी सही कड़ी की तरफ हम समझने के प्रयास करते हैं। तो फिलहाल हम देख पा रहे थे कि इन कंपनी में जो इस इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं उसके कंपैरिजन इसको सेम रखा गया। अर्थात मुझे लगता है कि इनका ये डेटा शायद गलत हो सकता है। क्यों पता है? पीयर्स में ये कहता है कि इनके पास नियरली 39 का आसपास का, जबकि यहाँ पे देखा गया तो ये आप जब देखेंगे तो ये कहती है कुछ सेम है। इसलिए दोस्तों केवल और केवल समरी पे ना जा करके उस समरी के पीछे की भी कहानियों को समझना जरूरी है। तभी एग्जैक्टली डेटा के बारे में पता चलता है जो आखिर हकीकत बयां क्या करती नजर आती। जहां तक आरओसी और आरओई का मामला है तो वो 23% से 26% तक की बात कर रही है। प्रमोटर्स 72%। और प्रमोटर के पास डिमेरिट ये है, कोई कंपनी लिस्टेड हो रही है, वो लिस्टेड हो रही कंपनी में 11% शेयर प्लेज क्यों की रखा है भाई? प्लेज करके क्यों रखे है? बेच क्यों नहीं लिया मार्केट में? कुछ सवाल है नॉर्मली। इसके अलावा की बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.96 का, करंट रेशियो का पार्ट 1.46, जबकि कंपनी में मार्केट कैप करीब 733 करोड़ की आंकड़ा तक टच करती है। और हायर टू हायर की देखें तो 200 रुपये को टच करके मार्केट ने क्या है गिरावट दर्ज करती है और 155 के बॉटम तक आकर के अटक जाती है। और आज भी देखने को मिला कि 157 पे अटका पड़ा। अब यहाँ पे मूव क्या कहता है और इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ है? यहाँ से निकल रहा है या कुछ और की तरफ आकर्षित तो नहीं कर रहा है, जिसकी तरफ हम ये देखें कि अर्निंग पर शेयर की कैपेसिटी देखो तो करीब करीब 50% के आसपास की अर्निंग पर शेयर अर्न करती नजर आती है। चलिए इन्हीं सभी कार्यों की तरफ आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दीपक बिल्डर एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो कंपनी 2017 में बनी थी। और 17 में बनने के बाद कंपनी का कामकाज से पता चलता है कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड द इंडस्ट्रियल्स बिल्डिंग्स का कामकाज है। चाहे हॉस्पिटल बनाने का कामकाज हो, स्टेडियम का कामकाज हो और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को लेकर के क्यों न देखा जाए। जब इतनी सारी देखा जाए रियल एस्टेट की कंपनियों में
तो इनकी 260 करोड़ के मार्केट से फंड लेना, उस 260 करोड़ की मार्केट से फंड के बेसिस पे कितने ग्रो करना, ये इनकी चैलेंज को दर्शाता है, जहां पे बड़े बड़े धुरंधर भी बैठे हुए हैं। चलिए इन सभी पहलुओं की तरफ हम पन्ने बाय पन्ने को जरा उलटने का प्रयास करते हैं। पहली नजर हमारी जाती है इनकी कहां पे, ईयरली ग्रोथ की तरफ। ये अभी तक का डेटाबेस कहता है इनका सेल्स जो है वो लगातार क्या कर रही है, बढ़ रही है। मतलब यहां से एक इंडिकेटर दे रहा है कि हमने सेल्स को बढ़ाया है, ठीक है। दूसरा इंडिकेटर कहती है हमने प्रॉफिट रेंज को इंक्रीज किया है, गुड, अच्छी बात है। रिजर्व की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसमें करीब 10 से 12% के आसपास की एवरेज रहा। अब सवाल आता है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से क्या इंटरेस्ट की पार्ट सेटअप हो पाती है या नहीं। इनमें हमारे सामने ही दिखता है कि नहीं, इन्होंने इतनी ज़्यादा बर्डन ले लिया जो इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम से सेटअप नहीं हो पाता है। इनके लिए इनको अपनी मूल राशि से ही ढालना पड़ेगा। चलिए जो डेटा की बात करते हैं उसी डेटा की यदि हम पहलुओं पे देखें तो साल दर साल यदि क्वार्टरली डेटा भी देखें तो शायद मार्च से जून में एक लंबी गिरावट ये अंदाजा था। और जहां पे ईयरली ग्रोथ के बारे में देखा जाए तो वो कहते हैं कि हम लगातार सेल्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं और हमारा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी करीब 140% की ग्रो लेवल पे बनी। मतलब फंडामेंटली अभी तक कहते हैं इंडिकेटर फॉर द सेल्स एज पर एज द प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक कहती है। इसके लिए हकीकत कौन बयां करेगा, इसके लिए हमने इसका नाम दिया, मार्केट के लिए हो या स्टॉक के लिए हो या कारोबार के लिए हो, रिस्क हमेशा है। तो रिस्क के लिए हमने दिया रिस्क टू रिकंसिडरेशन करेंगे, जहां पे क्या लेंगे, आखिर परफॉर्मेंस लेवल कैसा चल रहा है, किसको लेकर के, इनकी कारोबार को लेकर। फिर कंपनी की मैनेजमेंट कुछ देने लेने का प्लान कर रही है कि नहीं कर रही है। तीसरी बात, स्टॉक मार्केट की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आखिर ग्रो लेवल क्या कहती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले रिकंसिलिएशन की उन पार्टों को, उन परतों को जरा खोलते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट, जो हमें हकीकत को बयां करके देगी। वहां पे देखने को आई जो कंपनी अपनी लगातार लोन को बढ़ा रही है। जब लोन लायबिलिटी को कंपनी बढ़ा रही है तो आखिर कहाँ से कर रही है, यहाँ पे देखा गया कि इनके पास जो अदर एसेट्स की पार्ट है, फिक्स एसेट्स पार्ट नियर अबाउट सेम रहा, और बाकी यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है, यहाँ पे कर। कुछ परत दर परत सवाल आते हैं कि अच्छा कंपनी लोन लेके क्या कर रही है, और फंड जो मार्केट से 260 करोड़ लिया उसका क्या है, क्या करने वाला, कौन से प्रोजेक्ट में लगाने वाले। ये इन सभी पहलुओं की तरफ हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा जब की कंपनी में रिस्क की तरफ देखें तो रिस्क 3 महीने के लिए रिस्क फैक्टर की बात कर रही है, और इन 3 महीनों की रिस्क फैक्टर में यदि हम परसेंटेज की चर्चा कर लें तो शायद हम ये देख पाएँ करीब 98 करोड़ के आसपास की डेटा की बात करती है, जो कि यहाँ पे ओवरऑल की हम बात करें तो 431 करोड़, 35 करोड़ प्लस 98 करोड़, और ये एक तीसरा नंबर 21 करोड़, इन तीनों नंबर को आपस में देखिए चेक करके, तो आखिर टोटल सेल्स के बेसिस पे उधार कितना पड़ा हुआ, और उधार के बेसिस पे मार्केट में क्या पड़ा हुआ है, पैसा कितना हाथ में आ गया है प्रॉफिट का लेकर के। इससे क्या होगा, एक एग्जैक्टली पता चलेगा। जबकि कंपनी में यदि हम ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें शायद ये कह सकते हैं कि कंपनी में लायबिलिटी और एसेट्स को लेकर के तो 14% यदि लायबिलिटी को इन्होंने इंक्रीज किया है तो इन्होंने ये देखा कि 24% इनकी टोटल एसेट्स इंक्रीज हो जाती है, जो इनके लिए कहती है स्ट्रॉन्ग की बात कर, क्या कर रही है, स्ट्रॉन्गनेस की बात कर। अब इसके अलावा सवाल ये भी बनता है कि ईयरली परफॉर्मेंस लेवल क्या है, तो सेल्स को लेकर के लगातार बढ़ी है जबकि प्रॉफिट भी लगातार इनको बैकअप दे रही है। ये बिल्कुल नहीं है, और ये इनको लगातार बैकअप देने के लिए तैयार है। तो मार्केट में आखिर गिरावट क्यों हुआ उसके पीछे कुछ कारणों को हम समझेंगे, और एक सिंपल सी गोल्डन रूल को समझेंगे जिससे हमारे सारे समस्याओं को दूर हो जाती है यदि हम उसको डिसिप्लिन
और एक प्रिंसिपल के साथ उसको यूज करें। तो देखा जाए तो कंपनी में निवेशक की बात किया जाए तो भाई न्यूली लिस्टेड कंपनी था, तो न्यूली लिस्टेड कंपनी में करीब 63,000 के आसपास के निवेशक रहे, जहाँ पे FI DI भी लगातार फिलहाल तो है, और बल्क डील डील जारी है। बल्क डील में कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है ये तो जानने वाली बात होगी। तो यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर हैं जो कि लगातार कई बार बेचते हैं कई बार खरीदते रहते हैं, जिससे बल्क डील का सेंटीमेंट बनता है, मार्केट उसी बेसिस पे उतार चढ़ाव का संकेत देता, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम बड़ा तगड़ी होती है क्योंकि न्यू लिस्टिंग के अंदर। अब सवाल है पीएस में कौन सी कंपनी, एनसीसीज है, नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, महिंद्राज लाइफ है, मन इंफ्राज है। अब ये जो कंपनी कारोबार करती है कंस्ट्रक्शन को लेकर के, कंस्ट्रक्शन में जो कारोबार है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इससे आने वाले कितने, यहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा किसी कंपनी में यदि लोगों का इंटरेस्ट है तो वह है नेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर, जहाँ पे यदि एवरेज के अकॉर्डिंग भी शायद चर्चा करें तो शायद कई गुना ज़्यादा आंकड़ा कहती है लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ, जबकि कंपनी के बारे में कहती है फिलहाल जो इनके पास कॉन्टिनेंट लायबिलिटीज़ हैं, कॉस्ट जो है बोरोइंग्स काफ़ी सिम्स हाई की बात करें जो कि हमने पहले दर्शाया था। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में जो रिस्क फैक्टर के अलावा जो चीज़ें हमने कहा, जब मार्केट इसमें 22% से ज़्यादा गिरावट दर्ज करती है और इसमें एक गोल्डन रूल को हम इसके साथ डिसिप्लिन के साथ प्रिंसिपल इंक्लूड करते हुए समझेंगे आखिर क्या कहना चाहते। दोस्तों जब भी किसी ने स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको एक्सपेक्टेशन ये होती है जो हम यहाँ से पैसे निकाल के ले जाएं, सबकी यही इच्छा होती है। जब सबकी यही इच्छा है तो फिर आखिर डुबाना कौन चाहेगा, तो डुबाना कौन चाहेगा और कमाना कौन चाहेगा। यहाँ पे मार्केट फिलहाल लगातार कह सकते हैं कि बॉटम टू बॉटम को क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है। क्या लगता है इनको लेकर के गोल्डन रूल कौन सा अप्लाई करना चाहिए, IPO के टाइम का या बाद की टाइम का। मैं बात बताऊं सिंपल सी, जब भी हमने लिया तो इसको हमने न्यूट्रल माना। स्टॉक मार्केट की कहती है जो बॉटम के लिए हम इसको रिस्क मानते हैं और एक्सपेक्टेशन पे प्रॉफिट बुक करते हैं और यही बुक करके घर लाते हैं। इसी को यदि हमने प्रिंसिपल के साथ, कौन सी प्रिंसिपल, जिसको हम सिद्धांत बेसिकली रूप पे कहते हैं, प्रिंसिपल के साथ यदि डिसिप्लिन मेंटेन किया तो ये जो पैसा हैं वो ऑब्वियसली घर आती है, अदरवाइज एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में देखते देखते कन्वर्ट हो जाती है और पता भी नहीं चलता। कई बार फ्रिज के रखी हुई चीज़ें भी खराब हो जाती, जो अच्छी भी हो वो भी बेकार पड़ी हो जाती। इसीलिए आपस में ऑफसेट एडजस्टमेंट करती रहना चाहिए, खुद की फाइनेंशियल रिस्क के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन डिस्क्रिप्शन के साथ करना चाहिए। और ये जानना हमारे साइड से किसी भी कंपनी को लेकर के ना कोई ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वीडियो में वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।